जय हिंद दोस्तों आज मेरे पास पेपर है ROARO 2016 वाला, जो कि कल पेपर हुआ है 20/9/2020 को। और इस पेपर के माध्यम से आपको पता लगेगा कि जो मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया है पिछले सालों में, 2-3 सालों में जो भी बच्चे पढ़े हैं या उससे पहले भी अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो वो देखेगा इस पेपर को, तो वो पाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हों, या मैंने भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो पहली बार ही सुना है, वरना लगभग हर क्वेश्चन आपकी रेंज में होगा। और पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाएँ। हर क्वेश्चन यहाँ तक कि ऐसे स्टूडेंट जो कि SSC के बैच में थे वो भी ये रिव्यू ऑफिसर का पेपर आसानी से कर सकते हैं, अगर उनका करंट अफेयर्स पे वो थोड़ी मेहनत कर लें और थोड़ी सी मेहनत वो इकोनॉमिक्स में कर लें। तो मतलब आप सोचिए कि बहुत ही आसान सा पेपर था, बस करना इतना था कि आपको रेगुलरिटी बना के रखनी थी। ये पेपर मेरे हाथ में जो है वो एक स्टूडेंट का ही पेपर है, और स्टूडेंट के जो पेपर है, इस पेपर में उसने कई क्वेश्चन गलत भी किए हैं हालांकि। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ने सही किया है, सारे स्टूडेंट्स ने, लेकिन इतना पक्का है कि उनके नोट्स में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इससे इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा, पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को करके एक तो आपका रिवीजन होगा, जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी आपको फायदा होगा। उन एग्जाम में कई बार उन क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। हो सकता है पूरा क्वेश्चन रिपीट ना हो, नहीं होता है ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट, लेकिन उस क्वेश्चंस की कई लाइन रिपीट हो जाती हैं। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लाइन रिपीट हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आएगा, तो आप उसे पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है और मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या फिर उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों में। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। जिन लोगों को मैंने भाग 5 में उच्चतम न्यायालय पढ़ाया है संविधान के टॉपिक में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में होती है, जबकि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में होती है, और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए होती है। जबकि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में होती है। बस थोड़ा सा अंतर है, 3 बातें हैं अलग अलग, तदर्थ न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बस इतना करना है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में होती है, और आंसर होगा इसका C, उच्च न्यायालय। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो, आप पहला ही पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, और आप ये पॉलिटी के क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे एग्जाम जो कि फोर्स से रिलेटेड हैं, उन सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये और भी आसान है, स्क्रीन पर आ रहा है आपके। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें भाग 9 में आती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 का में आती हैं, ये भी बात सही है। सहकारी समितियां भाग 9 खा में आती हैं। और अधिकरण, तो अधिकरण आप जानते हैं, अधिकरण भाग 14 ए में आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को, हमारा एक वीडियो है जो जिसमें कि संविधान की रूपरेखा है, उस रूपरेखा में भी आपको सारे भागों के बारे में बताया गया, सारे आर्टिकल आपको बताए गए हैं। तो उससे भी आप डिवाइडेशन करके भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जब पहला वीडियो मैंने बनाया था संविधान के ऊपर, तो मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि भले ही ये संविधान की रूपरेखा बता रहा है उसके बावजूद भी इस टॉपिक से इस वीडियो में आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वैसा हुआ भी है। ऐसे कई और भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि संविधान को डिवाइडेशन करना है, संविधान का, और संविधान के डिवाइडेशन करके भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, उसमें उस भाग का नाम क्या है, उससे भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अधिकरण भाग 14 का में आता है, 14 ए में, यानी कि इसका सही आंसर है D, दूसरे का D। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, ये रिपीट भी हुआ है, कई बार आया। मैंने अभी कहा ना, रिपीट भी होते हैं कई क्वेश्चन, ये SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि सुमेलित करना है आपको, इसमें सुमेलित नहीं है। ये पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, अटचेबिलिटी वाला, वो किसमें है? आर्टिकल 17 में सही है ये लाइन। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो आपका आंसर यही मिल गया। बस यही एक लाइन गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? बस ये B सुमेलित नहीं है। इसमें आर्टिकल होगा आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया, बाकी सारे सही हैं। तो तीसरे का B आंसर हो जाएगा। पॉलिटी के देखिए और क्वेश्चन जो हैं, देखिए ये क्वेश्चन है पॉलिटी का,
स्क्रीन पे आ रहा हुआ आपके, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था आपसे कि संविधान की रूपरेखा वाला आप वीडियो अच्छे से देख लो तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है और आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, चाहे एसआई की हो चाहे कांस्टेबल की हो, वो विशेष तौर से इन तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखें और बहुत आसानी से गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग सही करेंगे, इसलिए क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हर हाल में सही होना चाहिए क्वेश्चन। ये देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है नागरिकता, भाग 2 में आता है, ये बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, भाग किस में आता है, भाग 8 में आता है, तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया। भाग 7 नहीं बल्कि भाग 8 होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये 71 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई लेवल का ही क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। कि कथन कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है ना। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है राज्य की, वो कैसे होता है, संसद के कानून और अपने कानूनों को लागू करने के लिए होता है। फिर कारण क्या है उसका, कारण यह है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप जानते हैं ये आर्टिकल 365 है एक आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग भी है। आर्टिकल 256 है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 257 ये वो आर्टिकल है जिसके आधार पर राज्यों में आपातकाल भी लगा देती है, यानी कि कौन, केंद्र सरकार। इसका मतलब केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वह राज्यों से अपने दिशा निर्देशों का पालन कराने में सख्ती बरते, तो इसी आधार पर वो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। तो इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि आर सही है, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो इसका मतलब 72 का आंसर होगा ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है और ये सब पॉलिटी हैं और इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, और वो भी कहाँ, ऑफलाइन क्लास में। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, संघ, राज्य व समवर्ती सूचियाँ आती हैं। 8वीं अनुसूची में क्या आता है, भाषाएं आती हैं। 9वीं अनुसूची में क्या आता है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी कि 9वीं अनुसूची में वैसे भूमि अधिनियम दिए गए हैं, है ना, तो भूमि अधिनियम से रिलेटेड है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता ये बताया गया। तो आप आराम से आप लगा सकते हैं, अगर 9वीं अनुसूची वाला अगर आपको ना भी समझ में आए तब भी आप ए बी डी को करके भी आंसर लगा सकते हैं और सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि 3 1 4 2। तो आसान क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जिनका ये पेपर है उन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, इसका आंसर उन्होंने डी लगा दिया। इसमें देखिए आप अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में गठन हुआ, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 263 के तहत गठन किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का, और 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। तो यहीं पर हमें आंसर मिल गया, यही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनी थी, है ना। एनडीसी योजना आयोग जो था पहले 1950 में जो बना था, उसको अप्रूवल, उसकी जो योजनाएं होती हैं उनको अप्रूवल करने के लिए ये होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। और बाकी सब सही दिए हुए। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आपने देखे, ये सभी प्रश्न कहाँ के हैं, सब पॉलिटी के हैं और बहुत आसान है और आसानी से आप कर सकते हैं सभी पॉलिटी के क्वेश्चन को। अब देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, और हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए कितने आसान है। हिस्ट्री क्वेश्चन भी, हिस्ट्री के मतलब जिन लोगों ने हिस्ट्री क्लास की है ना ऑफलाइन, मुझे नहीं लगता 2 क्वेश्चन ऐसे हैं हिस्ट्री के जो आप शायद ना कर पाएँ या उसमें परेशानी आएगी, वरना सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ऐसी कहानियां तो मैं क्लास में ऐसे ही सुनाता रहता हूँ। हिंदू मुस्लिम जो चलता है ना भारत में इस समय, हिंदू मुस्लिम का बहुत झगड़ा और ये सब चलता रहता है, तो इसके विरोध में ये झगड़ा ना हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द पनपे, है ना, उनमें भाईचारा बढ़े, इसके लिए मैं इस तरह की कहानियाँ क्लास में सुनाता हूँ। और उसी से रिलेटेड ये कहानी मैंने आपको बताई होगी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जबकि आप देखो अकबर के जो सेनापति थे वो एक हिंदू थे, यानी कि मानसिंह। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेनापति हैं वो हकीम सूर हैं, है ना। तो हकीम सूर सेनापति हुआ करते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 17 का बी आंसर होगा, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये सिर्फ कहानी सुन के भी बच्चे कर सकते हैं अगर उन्होंने क्लास में ध्यान दिया होगा तो।
अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो ये भी देखिए वो कहानी वाली बात, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कैसे अंग्रेजों ने पहले कर्नाटक युद्ध जीते, है ना, फिर किस तरीके से वो बंगाल पर चढ़ाए और बंगाल में उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध जीते, तो उस दौरान आपको ये बताया जाता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। तो उसी से रिलेटेड है कि अंग्रेजों को बंगाल वजह से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, ये बिल्कुल सही लाइन है, बहुत जनशक्ति मिली और बहुत धन मिला। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो ये बात भी सही है, नौसेना में भी वो अच्छे थे, हालांकि फ्रांसीसी सेना भी नौसेना में आगे थी, लेकिन भारत में सफलता के पीछे अंग्रेजों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत दिया हुआ है। बस ये देखना है। इसमें देखो पहला ऑप्शन है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। अब देखिए सबसे पहला ही आपको आंसर मिल गया। राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था वो 1911 में आया था, है ना। और उसके बाद के जितने भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, ये सब 1908 के हैं, है ना। तो इसलिए बहुत आसानी से आपको आंसर मिल गया ए, तो इसका ए आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है एक से दूसरे को, सूची 1 से सूची 2 को। तो आसान है, देखो इसमें विद्रोह दिए हुए हैं, आपको इनकी सन बतानी है। मैं जानता हूँ कि सन याद करना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि कुछ अगर मिल जाए, 1-2 लाइन मिल जाए, जैसे देखो रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह फेमस रहा है, 1879 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में राजू रंपा नाम था उसका, तो उसी के नाम पर इसका नाम है, तो इसीलिए राजू रंपा विद्रोह का मिल गया आपको। ए का 2 से मिलान कर दीजिए। फिर है इसमें जो फेमस है वो बंगाल का नील विद्रोह। नील विद्रोह तो काफ़ी फेमस है भाई, 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के 2-3 साल बाद ही अगला विद्रोह हो गया और वो नील विद्रोह था। तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बंगाल में, और उसका और इसमें आंसर है 1859 में। तो आप देखिए सी से 1 जोड़ दिया आपने, ए से 2 जोड़ दिया, और सी से 1 ए से 2 जोड़ देंगे अगर आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा? बी। तो और की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी, है ना। ये मेरे पास जो टेस्ट कॉपी है ये कल की आर के एग्ज़ाम की, तो ये टेस्ट कॉपी की जो सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है। तो ए सीरीज़ में आप समझ जाइए जो नंबर बता रहा हूँ वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये क्वेश्चन तो मैंने खूब अच्छे से, ये बात पूरे अच्छे से बताई थी कि एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने आप को खलीफा कहता था। वो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल हो गया था, पागल सुल्तान भी कहलाता था। वो कभी कभी दरबार में उठ के भागने लगता था, महिलाओं के कपड़े पहन के वो दरबार में आता था। ये आपको याद आ रहा होगा कि क्लास जिन्होंने ली है, टाइम तो काफ़ी हो गया, कोविड-19 की वजह से हमें मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन्हें याद होगा कि मैंने एक ऐसे मुस्लिम शासक का नाम बताया था जिसका नाम था मुबारक खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी जो है इसी तरह का शासक था। आंसर हो गया आपका सी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो आप देखिए इसमें राशिद अली, पीके सहगल, शाहनवाज, इनमें से 2 के नाम तो मैंने आपको आज़ाद हिंद फौज के बताए भी हैं, है ना। मैंने आपको बताया है कि कैसे 1945 में लाल किले का मुकदमा चला, और उस लाल किले के मुकदमे के दौरान, है ना, इन सब पर मुकदमा चला। जैसे शाहनवाज खान थे और ये सहगल साहब थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे, है ना। तो 2 नाम तो आपको मिल ही गए। राशिद अली का नाम आपको याद रखना कि वो भी आईएनए से जुड़े हुए थे। बीसी दत्त जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे बस। तो इसका आंसर होगा डी, 22 का डी। आसान सा क्वेश्चन है ये। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। तो इसमें पूछा है कि भाई ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ ना, यह अहिंसक आंदोलन था। हम जानते हैं कि खूब हिंसा भी हुई थी इस आंदोलन में, और इसी आंदोलन के लिए गांधी जी पे आरोप भी लगाए गए कि गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार हिंसा का सहारा लिया, या उनका जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने भाषण दिए थे, उसमें हिंसा की बात थी, क्योंकि उन्होंने करो या मरो की बात कही थी, डू और डाई। हालांकि उनकी करो या मरो का जो इंटेंशन था वो अलग था, लेकिन लोगों ने ये आरोप लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आंसर जो होगा वो यह एक अहिंसक आंदोलन था, यही है, क्योंकि इसमें काफ़ी हिंसा हुई थी इसलिए। बाकी सारे कथन जो हैं क्या है वो सही हैं, और ये सी कथन जो है वो गलत है, हिंसक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो इसमें देखो इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने आपको, जब आप पढ़ रहे थे क्लास में, तो जब टेस्ट कराते हैं हम, तो उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आप देख लेना आपके पास अगर टेस्ट कॉपी हो, जब DLR में पढ़ाया है मैंने बहुत सारे बच्चों को, तो वहाँ पर टेस्ट में ये क्वेश्चन कराए हैं। देखिए आप
क्रिस प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना, सीआर फॉर्मूला। तो इसका जो क्रम है वो क्या है, देखो आप, सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ। अब देखिए जिस बच्चे की कॉपी है, जिस बच्चे का टेस्ट पेपर है, उसने बाकायदा सन भी लिख दी है और उस बच्चे को सन याद है। आप सोचिए क्यों याद है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद 1942 में क्रिस प्रस्ताव आया था, और सीआर फॉर्मूला 1944 का है, और 1945 में बेवल योजना आई थी, शिमला सम्मेलन जो हुआ था उनकी योजना पे। तो इसका आंसर होगा 2143। तो इसका सही आंसर है बी। हम थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी है इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, है ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने ये क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया है ना, पक्का नहीं बताया, मैं जानता हूँ, और दरअसल मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। 1906 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने अखाड़ा परिषद और साथ ही साथ लाठी क्लब की स्थापना की थी। तो अखाड़ा और लाठी क्लब ये दो बनाए थे उन्होंने 1906 में। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है ना। देखो जिनका ये पेपर है उन्होंने लगाया भी नहीं है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन पूछा है। तो देखो मुझे लगता है ये भी शायद नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं सोच के। जब मैंने आपको कहानियाँ सुनाई होंगी तो इन लोगों के बारे में बताया मैंने आपको, तो आप इनका थोड़ा सा अगर कैरेक्टर देखेंगे किस टाइप के हैं ये लोग, तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इनमें देखो स्वामी विवेकानंद, वो तो ईश्वर की बात की भी है उन्होंने कई बार, है ना। जैसे वो कहते हैं कि मेरा ईश्वर पतीले के उस आखिरी चावल में रहता है, तो ईश्वर की बात उन्होंने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी करते हैं, वेदों की बात करते हैं वो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, तो वो भी करते हैं, है ना। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, बाल विवाहों के विरुद्ध उन्होंने काम किया है। तो ये स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ज़्यादा यथार्थवादी हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी, है ना। तो एक आइडिया लगा के देखो, जिस बच्चे ने ये किया बिल्कुल सही आंसर लगाया, जबकि उसे भी नहीं पता था। उसने ये बताया कि सर मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था, और अंदाज़ा लगा के बिल्कुल सही आंसर उसने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें आपको बताना है, बस खाली क्रम बताना है। तो जब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्लास में, तो उसका यही फ़ायदा होता है कि उस कहानी को आप क्रम दे सकते हैं कि भाई अच्छा पहले वो ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, तो उससे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो आप, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध। अब आप सोचिए, बक्सर का युद्ध जब हुआ उसके बाद ही तो इलाहाबाद संधि हुई, तो ये तो पक्का है कि भाई इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई। फिर वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो वो तो क्लाइव के और भी बाद बना था 1774 में। तो सबसे लास्ट में तो वारेन हेस्टिंग आ जाएंगे, है ना, ये वाला 4 नंबर का, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। इलाहाबाद की संधि तीसरे नंबर पर, बक्सर का युद्ध दूसरे नंबर पर, और साथ ही साथ क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा इसमें बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव आया, और क्लाइव ने आकर फिर इलाहाबाद की संधि की। तो क्लाइव बक्सर के युद्ध के और इलाहाबाद की संधि के बीच में आया है। बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही करीब वाला है, बहुत ही पास वाला। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 3, 1, 2, 4। पहले बक्सर का युद्ध हुआ, फिर क्लाइव भारत आया दोबारा से, पहले आया था वो, पहले वही उसने प्लासी के युद्ध में भी भाग लिया था। उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि 1765 में, और 1765 के बाद फिर ये वारेन हेस्टिंग आया 1774 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो इनमें सुमेलित करना है इलाहाबाद की संधि और एक्सला शापेल भी कहते हैं, एक्सला शापेल ही बोलता हूँ मैं क्लास में, वैसे एक्सला चैपल की संधि, ला बुर्दना से द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले को पदच्युत किया जाना। तो देखो आप, सबसे पहले जो आपको याद होगा, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ। कर्नाटक के पहले युद्ध के बाद एक्सला शापेल की संधि हुई, लेकिन कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ क्यों था? वो हुआ था ला बुर्दना से द्वारा मद्रास पर अधिकार करने के कारण। तो देखो सबसे पहली सन इसमें 1746 है, तो सबसे पहले 1746 से उसे जोड़ देंगे। एक्सला शापेल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध के बाद हुई 1748 में, तो उसे जोड़ देंगे 1748 के साथ। इलाहाबाद की संधि तो काफ़ी बात की, आपको पता ही, बक्सर युद्ध की बात की, अभी पीछे पढ़ा आपने। देखो कितना फायदा होता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन का ही रूप होते हैं, तो उससे भी मदद ले सकते हैं आप पिछले क्वेश्चन से। और डुप्ले पहले कर्नाटक युद्ध के बाद, है ना, दूसरे कर्नाटक युद्ध में आते आते दूसरे कर्नाटक युद्ध में इतनी बुरी तरह हार हो गई एक तरीके से फ्रांसीसियों की, इस वजह से डुप्ले को वापस बुला लिया गया, है ना। 1954 की बात है ये, तो इसलिए डुप्ले वाला 1954। तो आप लगा सकते हैं इसमें आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इसमें 2 अनुवाद हैं, आपने पढ़े होंगे, रम्मनामा और रज्मनामा। तो रम्म को तो राम से याद कर लो, रामायण, और रज्म जो है वो महाभारत।
है ना। तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। उसके ये क्वेश्चन तो एसएससी में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है, बल्कि एसएससी में तो ये पूछा था कि रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसमें व्यवस्थित करना है, ये सारे युद्ध जो है आपने सुने होंगे, इनमें से ये 3 युद्ध तो ऐसे हैं जो बाबर और हुमायूं वाले हैं, हुमायूं के टाइम के हैं, है ना, शेरशाह सूरी के साथ। आप देखो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, देखो बच्चे ने लिख भी दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 में। कोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य वाला है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से जो टूटकर जो राज्य बने थे, कई सारे गुट बना था एक, आपने सुना होगा, कई जैसे अहमदनगर बना था, अहमदनगर था उसमें, है ना, और भी कई सारे राज्य थे, तो उन सब ने मिलकर एक गुट बनाया था और उसके बाद ये युद्ध हुआ था विजयनगर के साथ, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। तो तालीकोटा राक्षस तांगड़े का युद्ध 1565 में, चौसा का युद्ध 1539 में। तो आप अब क्रम लगा सकते हैं इसमें 2 4 1 3 इसका आंसर होगा। अब ये क्रम वाले क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक तो सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, ये वाला। दूसरा ये जो सुमेलित करने वाला, एक का ये 2 से डी मिला दिया, 3 से सी मिला दिया, ये वाला, और एक ये वाले, है ना, जिनमें क्रम लगाने को आता है। और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, कथन कारण वाले, है ना। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है ना, जिसमें आपको क्या करना है, क्रम लगाना है। तो इसमें देखो गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय आंदोलन, 4 है, घटनाएं हैं, इन्हें क्रम देना है। आप याद करो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में कहा गया कि हम पूर्ण स्वाधीनता लेकर रहेंगे या पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, 1929 दिसंबर में, सबसे पहली घटना हो गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगले साल शुरू हुआ 1930 में। उसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था तो वहाँ गोलमेज सम्मेलन होने लगे लंदन में, इस वजह से गांधी जी को बुलाया गया और इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, वो हुआ 1931 में। और 1932 में जब वो लौट के आए तो उनके साथ धोखा हुआ, इसलिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ। तो ये पूरी कहानी मैंने डिटेल में आपको क्लास में सुनाई है। तो 1932 में पूना पैक्ट, तो आप आसानी से लगा सकते हैं इसका आंसर अब 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इंडिया, इसमें आपको वही सुमेलित करना है। मैंने आपसे कहा ना बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं सुमेलित करने वाले, एक आध मिल जाए तो काम चल जाता है। इसमें देखिए इंडियन एसोसिएशन बहुत फेमस है, ये 1776 की है, नहीं सॉरी, ये है 1876 की है, 1876 की है, जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो ए का हो गया 2, पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, तो बी का हो गया 3, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये फिरोज शाह मेहता और भी कई सारे लोग हैं, KT तेलांग हैं और सही बदरुद्दीन तैयब जी हैं और दादा भाई नौरोजी हैं, कई सारे लोगों ने मिलकर की थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता की है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू की है। तो आप आराम से लगा सकते हैं 2 3 4 1 आंसर है इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं बताया मैंने, ये ईमानदारी से ही मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन अब तक ऐसे हो गए हैं जो नहीं पढ़ाए हैं, बाकी आप देखिए सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे बाकायदा। आप, मैं इसका दावा कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आप अपनी कॉपी देखें और बताएं कि ना पढ़ाया हो। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसका आंसर है विलियम विल्सन हंटर। 1881 की बात है जब एक किताब आई थी, ये बुक का नाम है जो कि एक ब्रिटिशर्स ने लिखी है, इंपीरियल गजेटियर। तो इसका आंसर विलियम विल्सन हंटर है, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पॉलिटी में भी जोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, और अगले इस क्वेश्चन को आप हिस्ट्री में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से कथन सही हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही बात है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे हुई थी। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे, और फिर मैंने आपको 3 अन्य बताए थे, लिमेस्टर, हाइट, चैम्बरलिन। तो लिमेस्टर, हाइट, चैम्बरलिन कौन थे, 3, वो थे न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। तो इसका एक लाइन सही है, यानी केवल एक आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री, कितने सारे हिस्ट्री क्वेश्चन है, कितना अच्छी बात है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है, सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन देखिए MK गांधी के द्वारा शुरू हुआ था, उसमें मतलब उसके शुरुआती व्यक्ति हैं MK गांधी, लेकिन बाद में और लोग जुड़ गए थे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मायर का है, बिल्कुल सही है ये बात। फिर अधिक अन्न उपजाऊ,
ये है ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था बंगाल में, ये अधिक उपजाऊ, 1942 के आसपास की बात है। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है वो महात्मा गांधी का है, विनोबा भावे का नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें जो आंसर मिल रहे हैं ना हमें, वो दो आंसर मिल रहे हैं। एक तो सहकारिता आंदोलन वाला भी सही आंसर है और इटावा आंदोलन भी सही है। अब इस पे यहाँ पे जरूर कोई ना कोई देखना याचिका डाल देगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़्यादा सही आंसर है, मुझे ज़्यादा जो सटीक लगता है, वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति हैं अल्बर्ट मायर, और सहकारिता आंदोलन में कई व्यक्ति थे। तो ज़्यादा सही आंसर बी होगा इसका आंसर, है ना। जिनकी ये टेस्ट पेपर है उन्होंने ये गलत किया है, डी आंसर लगा दिया उन्होंने। ये क्वेश्चन देखिए आप जरा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था। तो देखिए इसमें भी दो ऑप्शन सही लगते हैं, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वैसे मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, लेकिन इसमें कई जगह पर ऑप्शन जो दे रहे हैं लोग, आंसर जो दे रहे हैं वो 1935 दे रहे हैं। अब ये देखेंगे कि आयोग कौन सा आंसर देता है, लेकिन वैसे डी ऑप्शन ज़्यादा सही है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आयोग के ऊपर भी है। आप देखिए एक अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन सही हैं, और इसमें देखिए यंग बंगाल आंदोलन बिल्कुल सही बात है, हेनरी विवियन डेरिजियो, है ना, ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये गलत है। ज्योतिबा फूले, जो ज्योतिबा फूले हैं वो इसके सही आंसर है। 1924 में मुंबई में अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो कई जगह मैंने देखा है कि जो आंसर बताए जा रहे हैं वो बता रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कर्नल अलकाट, मतलब इसे गलत सुमेलित बता रहे हैं, मतलब सुमेलित नहीं है कह रहे हैं, सी ऑप्शन। लेकिन ये बिल्कुल सही है ना। मेरे हिसाब से जो आंसर है इसका बी है, तो इसका 26 का बी आंसर आपको याद रखना है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आयोग के ऊपर भी होता है कि वो कौन सा आंसर दे रहा है, और इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन में रिट पड़ती हैं, फिर याचिकाएँ पड़ती हैं, बहुत बार ऐसा होता है। चलिए अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, और आसान से क्वेश्चन है, कोई कठिन भी नहीं है ज़्यादा। जैसे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस समय। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो सब जानते हैं, बहुत आसान है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, इसी तरीके से ऊपर बढ़ते जाते हैं, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि 10वें का आंसर है सी। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पर्यावरण का भी है, ज्योग्राफी का भी है। मैंने आपसे कहा भी था कि पहले कि पर्यावरण काफ़ी पूछा जाने लगा है अब एग्ज़ाम में, और सिर्फ आरओ या पीसीएस के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें भी अब पर्यावरण अच्छे से आता है। तो इसलिए पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ज्योग्राफी पे आप फोकस करिए तो पर्यावरण उसी में हो भी जाता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जितने लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लास की है और जितने लोगों ने को मैंने मैपिंग पढ़ाई है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैपिंग करने वाला बच्चा, ये जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं मुश्किल से ही वो ऐसा होगा कि वो ना कर पाए। हर क्वेश्चन उसकी रेंज में है, मैपिंग से ही हो सकते हैं ये क्वेश्चन, रट के नहीं हो सकते, ये मैं दावा करता हूँ। इसलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारी ऑफलाइन क्लास में 70% ज्योग्राफी मैपिंग से पूरी करा दी जाती है, सिर्फ मैपिंग से। तो थोड़ा सा हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, तो इसलिए हम ऑनलाइन ज्योग्राफी कराने में थोड़ा असमर्थ हैं फिलहाल। आने वाले टाइम में जैसे जैसे थोड़ा सही होगा, लॉकडाउन खुलेगा, कोई क्लास शुरू होंगी, पैसे वैसे आएंगे तो करेंगे, बहुत अच्छा सा भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखिए आप अगर ऑफलाइन आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ ही साथ विषुवत रेखा, इन्हें 2 बार काटने वाली नदियों को मैप में दिखाया भी है। तो आप देखिए माही इसका आंसर है, सही आंसर। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर फिर गुजरात होते हुए आती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और इस दौरान वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। आसान है, झेलम नदी पर है, बहुत सुना होगा आपने, है ना, पढ़ाया है मैंने आपको ये उसमें मैपिंग में। उसके बाद देखिए रेहंद बांध वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें कई सारे लाइनें दी हुई हैं, इसमें देखना कौन सी सही है। तो रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये सही बात है, उड़ीसा में पड़ता है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है ना, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको थोड़ा, चलिए इसे रोक लीजिए। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर नदी पर है, ये मैथान बांध उधर झारखंड की तरफ पड़ता है। तो देखिए इसमें ना दरअसल चारों ही सही हैं, है ना। इसका जो आंसर लगाया है इन्होंने गलत लगा दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो डी होगा, यानी कि 1 2 3 4 सही है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें कजाकिस्तान कारागंडा, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, सुमेलित नहीं है पूछा ना, तो ये तो सही बात है, कजाकिस्तान में कारागंडा पड़ता है, लॉएस्ट क्षेत्र है। यूक्रेन में किरवॉय रॉक बहुत फेमस है, और जरूर उन्हें मैपिंग, जो जिन्हें PCS IAS में मैपिंग कराई है उन्हें पक्का मैंने लिखवाया है किरवॉय रॉक, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सॉरी आंसर नहीं, सही है ये। जर्मनी नारमंडी, ये गलत है बस। नारमंडी जो पाया जाता है लोहा एस्क क्षेत्र, वो पाया जाता है फ्रांस में, तो नॉरमंडी या नारमंडी ये फ्रांस में पड़ता है, तो ये गलत है, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। और फ्रांस में प्रेनीज, आप जानते हैं प्रेनीज पहाड़ भी हैं और वहाँ लोहा एस्क भी मिलता है, तो इसका सही आंसर हो गया 39 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें औद्योगिक क्षेत्र पूछे हैं, लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र, इसमें पूछा कौन सा सही है, तो लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र जो है वो फ्रांस में पड़ता है ना, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। रूर औद्योगिक क्षेत्र ये जर्मनी में पड़ता है, ये बिल्कुल सही लाइन है, यानी कि 40 का बी आंसर हो गया। आगे भी देख लेते हैं, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, ब्रिस्टल तो शहर है ना, कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो फिर ब्रिटेन हो जाएगा उसका। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश, ये सैक्सोनी बहुत फेमस है, एक सैक्सोनी एक प्रांत है ना, और ये पड़ता है जर्मनी में, तो इसका सही आंसर हो गया, मतलब जर्मनी इसका वो हुआ इसका सही मिलान। लेकिन जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी, यानी कि रूर वाला जो सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, तो 40 का बी। 41 का देखिए, पश्चिमी तट पर कौन सा देश नहीं है अफ्रीका में, तो जी ये भी देखो मैपिंग से ही हो सकते हैं सवाल, ये पक्का समझ लीजिए, बिना मैपिंग के सवाल हो ही नहीं सकते। तो आप देखिए गैबोन, लाइबेरिया, अंगोला, ये सब किनारे पे पड़ते हैं, किनारे पे, अंगोला किनारे पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है ना, लाइबेरिया आपको थोड़ा मध्य में मिलेगा और ऊपर की तरफ मिलेगा, गैबोन आपको ऐसी मध्य में मिलेगा लेकिन पश्चिम में मिलेगा, तो अंगोला, वो बोट्सवाना बीच में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर है बोट्सवाना, तो बोट्सवाना जो है वो कैसा है, पश्चिमी तट पर नहीं है, तो सही आंसर हो गया इसका बी, 41 का बी। 42 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये, तो देहरादून में है। भारत का औशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये भी मैंने हर एक क्लास में पढ़ाया है, वनडे एग्जाम में भी और PCS IAS में भी, तो आपको याद रखना है, मतलब हमारे यहाँ समुद्री पार्क 2 जगह पर है, एक कच्छ में है और एक कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी ऑप्शन नहीं है, तो कच्छ आंसर हो जाएगा, तो 43 का कच्छ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है ना, तो ये पानीपत में लगाया गया है, ये तो रटने वाली चीज़ है। खैर, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है, गुजरात में, मैंने आपको मैपिंग में दिखाई भी है, जामनगर एक जगह है, जामनगर में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट वाला राज्य है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे, SSC में आया है कई बार, छोटे छोटे एग्जाम में, गुजरात है इसका आंसर। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, गोंडवाना समूह, सबसे ज़्यादा गोंडवाना समूह में ही कोयला पाया जाता है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, इन्होंने गलत कर दिया, इसका सही आंसर है बी, यानी कि मेघालय में, मेघालय और असम दोनों में मनाया जाता है, तो मेघालय यहाँ पे सही आंसर है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सब जानते हैं सूर्य है ना, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत, सही आंसर बी। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो प्रेरक बल सौर ऊर्जा ही होती है ना, डी। बायोमास भी कई लोगों ने आंसर लगाया है, कह रहे हैं कि बायोमास हो सकता है, लेकिन मुझे डी लगता है, बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है, तो 81 का डी है ना। इसी तरीके से देखिए रामसर सम्मेलन, ये तो मैंने करंट में ही पढ़ाया है और मैपिंग में ही पढ़ाया है, रामसर साइट है ना, हमारे यहाँ 27-28 रामसर साइट हैं, तो उस रामसर साइट की शुरुआत या रामसर सम्मेलन कहाँ से शुरू हुआ था, आपको पता है, ईरान में एक जगह थी रामसर, और वो रामसर किस लिए शुरू हुआ कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन है ना। 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, आर्द्रता दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है, तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार, जारवा, शेम्पेन है ना, कई जनजातियां रहती हैं अंडमान निकोबार में। ये देखिए मिलान करने वाला, ये भी मैपिंग से ही संभव है। गुरु महिसानी लोहा एस्क क्षेत्र है, तलचर कोयला क्षेत्र है, जादूगोड़ा यूरेनियम क्षेत्र है ना, झारखंड की तरफ पड़ता है, जावर जो है वो जस्ता का क्षेत्र है। बस बता दिया आपने, 3, 4, 2, 1 सही आंसर है इसका। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा मानसून की उत्पत्ति होती है। सब जानते हैं कि सबसे पहले मानसून हमारे यहाँ कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वही आंसर होगा इसका, 108 का ए है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरेगी, आप देखिए
त्रिपुरा से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, है ना। बस किससे नहीं गुजरेगी इसमें? मणिपुर है बस, तो मणिपुर से नहीं गुजरेगी। ठीक है, 109 का सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा गलत भी है। जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें मिलान करना है, राजधानियाँ बतानी है। दरअसल म्यांमार की राजधानी जो है वो नई राजधानी नेपिदा है, लेकिन उन्होंने यंगून दे दी है, तो आपको लगानी पड़ेगी। म्यांमार से यंगून कनेक्ट कर लो, है ना। कंबोडिया से नाम पेन कनेक्ट कर लो, वियतनाम से वियंटिएन, और लाओस से हनोई। बस आराम से आंसर हो गया, बहुत आसान है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 1, 2। 111 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। शत अल अरब, है ना, इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? बसरा, है ना। बसरा पड़ता है इराक में। उसके बाद पराग्वे नदी के किनारे कौन सा शहर है? एसेंसियन, है ना, ये दक्षिण अमेरिका का एक शहर है। नाइजर के किनारे पड़ता है नियामी, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक शहर है। डैन्यूब के किनारे पड़ता है वियना, ये यूरोप महाद्वीप का एक शहर है। तो बस 2, 3, 4, 1 इसका सही आंसर है। देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादातर ना मैपिंग पे आधारित हैं। अगर किसी ने मैपिंग अच्छे से करी है तो वो पक्का समझ लीजिए कि वो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मछली उत्पादन से। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी पर, है ना। सही आंसर है सी, इंद्रावती नदी पर, है ना। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चित्रकूट जलप्रपात, है ना। चित्रकूट वहाँ पे एक जगह भी है, ये वही जगह है जहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण ये लोग गए थे। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो आप बहुत, ये भी कोई कठिन नहीं है। देखिए, सिंधु सतलज ऊपर पड़ती है, कुमायूं तो उत्तराखंड में है ना, तो सिंधु सतलज ऊपर की तरफ हो गई, जम्मू कश्मीर की तरफ। काली और तीस्ता नदी उधर सिक्किम की तरफ हो गई, है ना। मतलब हिसाब किताब लगा सकते हैं आप क्वेश्चन में। तीस्ता ब्रह्मपुत्र, ये भी ब्रह्मपुत्र उधर हो गई, पूरब की तरफ बहुत दूर। और उत्तराखंड में देखनी है तो इसमें सही आंसर सतलज और काली होगा, है ना। तो 117 का सी आंसर है। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ। अगर और भी क्वेश्चन अगर हम लेने लगे तो पता चलेगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटे तक भी पहुंच सकता है। इसलिए आप सोच लीजिए कि ये जो वीडियो है हमारा बनाने का उद्देश्य वो सिर्फ इतना है कि आपको अवेयर कर सकें, आपको बता सकें कि आखिर कैसे आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आते रहते हैं। अगर आरओ में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पीसीएस का जो एग्जाम है 11 अक्टूबर को, उसमें भी आ सकते हैं बहुत सारे इस तरह के प्रश्न, थोड़े और अच्छे लेवल के आएंगे। एनटीपीसी का एग्जाम है, उसमें भी आ सकते हैं। आप ही बिल्कुल, मैं अभी फिर खबरदार कर रहा हूँ आपको, ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए आप कि आपको एनटीपीसी में सिर्फ साइंस मिलेगी, सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज के इस वीडियो में मेनली जो फोकस था हमारा इस बात पे कि आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर देख पाएँ कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं आरओ के एग्ज़ाम में। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, ना बहुत ज़्यादा लो लेवल का है। तो इसलिए तो बीच का एग्ज़ाम है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को आप देखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऊपर वाले एग्ज़ाम में मिल सकते हैं यानी कि पीसीएस में, और नीचे वाले में यानी कि एनटीपीसी या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन भी कराता मैं आपको, लेकिन क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है इसलिए थोड़ा मुश्किल है एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व कराना। मैं चाहता हूँ 30-40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बने, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग देखते भी नहीं हैं, इतना बर्दाश्त भी नहीं है आपको कि आप 1-आध घंटे 1.5 घंटे बैठ के वीडियो देखते रहें। सब तो स्किप कर देते हैं उसे। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, इतना करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।